हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक नए लेसन के साथ आया हूं और आप देख पा रहे हैं कि 8 मार्क इस लेसन से 8 नंबर का आएगा आपका। ठीक है, तो आज कल मैंने इस लेसन के बारे में आपको पहले से ही बता दिया था, समझा दिया था कि इस लेसन से क्या क्या आ सकता है। तो आप देखते हैं आज का टॉपिक क्या है मेरा, उपसय संयोजक यौगिक। यही हमारे लेसन का नाम भी है और इसके बारे में सीखेंगे। और कल हमने बताया था लगभग 7 से 8 टॉपिक आज मैं बताने वाला हूं जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ बने रहिए, ठीक है। तो क्या है उपसय संयोजक यौगिक, आपका मेन पॉइंट क्या रखा है, उपसय संयोजक यौगिक। यही लेसन का नाम भी है, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसमें, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, साथ साथ लिखिए, जिसके अंतर्गत हम उपसय संयोजक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उपसय संयोजक यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। एक बार अब चेक कर लो कैमरा जरा, और दिख तो साफ रहा है। तो उपसय संयोजक की डेफिनेशन क्या होगी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उपसय संयोजक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उपसय संयोजक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। तो इससे कई तरीके से इसे परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ एग्जाम की दृष्टि से इतना इजीली प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, और क्योंकि चैप्टर का नाम ही है तो पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो उसे हम बेसिक तौर पे इसके भागों के बारे में धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। तो हम पहले यानी जानेंगे इसमें योगात्मक यौगिक। इसका दूसरा नाम भी इससे होता है आणविक यौगिक, इसे और बोलते हैं आणविक यौगिक। तो इसमें समझ लीजिए क्या योगात्मक मतलब है कि जब दो या दो से अधिक लवण या कुछ भी बताएं, लवण या पदार्थ मिलकर या यौगिक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम योगात्मक यौगिक कहेंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं, जब हम दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक लवणों की बात कर रहे हैं हम, या हम पदार्थों की बात करें, या हम यौगिकों की बात करें, पदार्थों ही की बात करो, ठीक है। लवणों या पदार्थ आपस में मिलकर, ठीक है, आपस में मिलकर एक नया यौगिक या क्रिस्टल प्राप्त करते हैं, मतलब यौगिक की क्रिस्टल प्राप्त करते हैं, तो हम उसे
हम उसे योगात्मक योगी कहते हैं। योगात्मक योगी कहते हैं। इसे ही आर्बिक योगी भी कहते हैं। एक बार फिर से, जब हम दो या दो से अधिक लवणों या पदार्थों को आपस में मिलाकर एक नया यौगिक या क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। एक सेकंड, आपस में मिलाकर एक नए यौगिक या क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। जब हम आपस में ही ले रहे हैं तो हम क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, तो हम उसे योगात्मक यौगिक कहते हैं। फिर से आप सीधी ये बताओ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम उसे योगात्मक यौगिक कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करेंगे, या अपनी भाषा में तो मैं यही बोल रहा हूँ, नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, यौगिक कहलाएगा। ठीक है, योगात्मक यौगिक कहलाएगा। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो ये योगात्मक यौगिक दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका है दिक् लवण, और दूसरा भाग है उपसय संयोजक। एक सेकेंड, उपसय संयोजक या संकुल यौगिक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये दो इसके भाग होते हैं। योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक के दो भाग होते हैं। अब इन दो भागों को हम समझ लेते हैं। चलिए, तो पहले हेडिंग दिक् लवण आप डाल दीजिए। पहले हेडिंग है दिक् लवण। पहले हेडिंग है आपकी दिक् लवण। अच्छा प्रश्न है। तो इसमें आप बता सकते हैं बे ठोस यौगिक, बता सकते हैं बे ठोस यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर ये पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं या घुल जाते हैं। दिक् लवण कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा आपकी क्या है, दूसरी हेडिंग आपकी है संकुल यौगिक का। आप जैसे पोटास एलम को लीजिए। आप पोटास एलम, जैसे एग्जाम्पल में बता सकते हैं आप पोटास एलम। ठीक है, पोटास एलम। अब ये पोटास एलम पता है, इसको एक केमिकल नाम होता है। जैसे इसको साधारण तौर पर फिटकरी कहते हैं, हम लोग फिटकरी कहते हैं। वैसे तो इसका केमिकल नाम पोटास एलम होता है। इसका सूत्र होता है K2SO4 × Al2 ब्रैकेट में SO4 थ्राइज, फिर होता है इंटू 24 H2O। इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है, कंप्लीट फार्मूला। ठीक है, इस प्रकार से फार्मूला होता है। अब जब ये वियोजित होगा तो याद रखना किस प्रकार से वियोजित होगा। K+ अलग हो जाएगा और Al आपका अलग हो जाएगा। Al पे कितना बैलेंस होता है, 3 होता है।
और साथ में SO4 आपका इस पे 2 बैलेंस होता है। ऐसे करके ये वियोजित होगा, K अलग हो जाएगा, Al अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरी तरह वियोजित होगा पानी में या किसी भी विलायक में, ये पूरी तरह मतलब वियोजित होगा इस प्रकार से KAl SO4 से, ठीक है। इस प्रकार से ये वियोजित कंप्लीट हो जाएगा। अगला टॉपिक तुम्हारा है इसका संकर यौगिक, संकुल है, संकुल यौगिक या इसे कहते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। तो संकुल यौगिक के नाम से जाना, इसलिए हम हेडिंग में यही डाल देंगे। और उसकी अगर आपसे ये पूछ ले कि उपसहसंयोजक यौगिक क्या है, तब भी आप यही बताएंगे जो मैं अभी लिखवाने वाला हूँ। तो इसके ठीक विपरीत बता सकते हो आप बेठोस यौगिक, बेठोस यौगिक जिन्हें हम जल में या किसी विलायक में पूरी तरह नहीं घोल पाते हैं, पूरी तरह नहीं घुलता, लिख लो पूरी तरह नहीं घुलता है। क्या लिखा है एक बार चेक कर। बेठोस यौगिक जिन्हें हम जल में या किसी अन्य विलायक में पूरी तरह, हम लिख दिया ना, पूरी तरह नहीं घोल पाते हैं, इसलिए पूरी तरह नहीं घोल पाते हैं तो उसे हम संकुल यौगिक कहते हैं, ये मैं अपनी भाषा में डेफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से ना मॉडलों में मिलेगी ना ही बुकों में मिलेगी, लेकिन आंसर में कोई कमी नहीं, सही कोई आंसर ये गलत नहीं बता सकता कि आपका ये गलत है। एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ आप अपने पास से नया बनाओ, तभी तो आपका आंसर वहाँ छपेगा। मॉडलों में हर साल नए मॉडल आते हैं, उसमें नई डेफिनेशन अलग अलग प्रकार से बनकर आ रही हैं। अगर आप इतनी सरल डेफिनेशन कहीं एग्ज़ाम में दोगे तो हो सकता है आप टॉप 10 में आ जाएं, और टॉप 10 वाले ही बच्चे के मॉडल बनाए जाते हैं, ठीक है। मॉडल में उन्हीं का लिखा हुआ आता है मॉडल में। तो क्या बेठोस यौगिक जिन्हें हम जल में या किसी अन्य विलायक में पूरी तरह नहीं घोल पाते हैं तो उसे हम संकुल यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल ले लूँ मैं K4। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने K4 ले लिया, ठीक है। अब Fe, फिर क्या है CN6, ठीक है। तो ये आपका पोटेशियम फायरोस, इसका नाम क्या है, पोटेशियम फायरोसाइनाइड, इसका नाम है पोटेशियम, नाम लिखिए पोटेशियम फायरोसाइनाइड, इस प्रकार से इसका नाम है। और इसको जब तोड़ोगे तो टूट जाएगा, लेकिन ये घुल नहीं पाएगा। तो किस प्रकार टूटेगा, K+ में टूटेगा। फिर Fe है, Fe में 2+ होता है, Fe में टूटेगा, और साथ में Cn- में टूटेगा। ये जल में पूरी तरह नहीं घुल पाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, इसमें वियोजित नहीं होंगे, वियोजित नहीं होंगे। बात समझ में आ गई। तो इतना सब कुछ। ये IMP प्रश्न है, ये भी जान लो, ये प्रश्न IMP है। भले ये ना हो पर ये जरूर है, लेकिन दोनों ही परीक्षा की दृष्टि में दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं। ये जल में पूरी दिग्लवण वो होते हैं जो जल में पूरी तरह घुल जाए, और संकुल यौगिक वो होते हैं जो जल में पूरी तरह ना घुले, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने इस प्रकार से इन्हें तोड़कर बताया गया कि ये वियोजित नहीं होगा, इन्हें तोड़ के बताया गया ये वियोजित होंगे, वियोजित
तो सभी लोग स्क्रीनशॉट लें स्पीड पे। ओके, ले लिया सबने, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। वैसे संकुल यौगिक भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ऋणायनिक संकुल होता है, एक उदासीन संकुल होता है, एक धनायनिक संकुल होता है, ठीक है। संकुल भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो इतना अंदर मैं नहीं घुसने वाला हूँ क्योंकि समय है कम। खास हमको हेडिंग पढ़ानी है जो एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर दिला सके। तो सबसे पहले हम आज की हेडिंग अगली हेडिंग पढ़ेगी हमारी लिगेंड। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसे अच्छे से, इसके एग्जाम्पल के साथ पहले समझेंगे। एग्जाम्पल हम वही ले रहे हूँ, पोटेशियम फेरोसाइनाइड या फिर CN6, ठीक है। अब देख लो, ये जो तुम्हारा होता है ये केंद्रीय परमाणु होता है, समझ लो मेरी बात। ये जो होता है ये केंद्रीय परमाणु होता है आपका, ठीक। अब दूसरी बात, ये जो होता है आपका, ये समझ लो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ये जोड़े के रूप में दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। और यही आपका लिगेंड का काम करता है। यही जो है कौन है, ये आपका लिगेंड भी यही काम कर रहा है। क्योंकि ये अगर मैं कह ऐसा दाता परमाणु जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता हो, वो लिगेंड कहलाएगा, समझाए। आप बता सकते हो कि ऐसा आयन या, ठीक है, ऐसा आयन या अणु बता दो या परमाणु बता दो जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता होगा, वही लिगेंड कहलाएगा, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे, एक सेकेंड, चलिए लिखते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा वर्क याद आ गया। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और कल मिलते हैं इसी डेफिनेशन के साथ। अपनी भाषा में परिभाषा बता दें, थोड़ा काम आ गया करते, तो वो पहले निपटा लेता हूँ। कल मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय।